हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 31 जनवरी के लिए सीटेट का पेपर है, उसको टारगेट करके यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं और इसके साथ-साथ में आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर भी रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही हो क्योंकि अब आपका समय ना के बराबर समय बचा हुआ है, ठीक है? अब आपको केवल और केवल रिवीज़न करना, नई चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली उसी का आप लोगों को क्या करना है रिवीजन करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कोई यहाँ से आपकी जानकारी यहाँ पे कोई अपलोड की जाती तो आपको तुरंत क्या होगा, यूट्यूब जानकारी दे देगा कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ-साथ में कई सारे साथियों का एक बार-बार पॉइंट आता रहता है कि सर नोटिफ़िकेशन नहीं यूट्यूब देता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड वहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या करें, लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, जिससे क्या होगा आपको डेली की डेली वहाँ पे जब वीडियो क्लास स्टार्ट होती तो मैं वहाँ पे सबसे पहले लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पाठशाला विद गौरव के नाम से आप लोग सर्च करके कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों को किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने आपका 2015 का पेपर सॉल्व कराया था, तो आज जो हम लोग बात करने वाले ये 2016 का पेपर है और 2016 के जो पेपर आपका हुआ था सीटेट का, उसका यहाँ पे हम ईवीएस का सेक्शन क्या है यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन, आकलन का मतलब आप लोग जानते हो क्या, इवोल्यूशन होता है, यानी किसी चीज को किसी चीज को आंकना, प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम की बात कर रहा है। सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, मतलब जब किसी चीज का आप आकलन करते हो तो सबसे कम कौन सा ऐसा होता है जो चीज आप किस पे कम ध्यान देते हो। जरा ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, आंसर देंगे। देखो यहाँ पे बात क्या होगी, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं किसकी तरफ से। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठभूमि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी ऑप्शन, सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। हाँ, तो जितनी आप रिपोर्टिंग अच्छी करोगे, जितना आप सीखने के संकेतों को लोगों को बताओगे तो ये तो करेगा। और हमसे क्या पूछ रहा, कौन सा कम करेगा, तो ये तो ज्यादा करेगा, मतलब इसमें टिक लगा देते कि ये करेगा। अगला क्या बोला, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। हाँ, तो बिल्कुल ये सही बात है, ये भी करता है। देखो कहने का मतलब कि जैसे आप लोग क्या करते हो, मैं जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो उसका आप लोग आंसर देते हो कि इसका 59 का आंसर ये होगा, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तो इसी प्रकार से क्या होता है, एक बच्चे में क्या, बच्चे को एक अच्छा फीलिंग्स होती है कि हाँ टीचर जो है हमारा नाम ले रहा है और नाम के साथ में हमें क्या कर रहा है, वो चीजें हमारे नाम से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात है, मैंने कई बार इसको बताया हुआ है। एक ही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, बच्चे को निजी निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे कम उपयुक्त कर रहा है कि आप बच्चे को पर्टिकुलर मतलब पर्सनल उसको क्या कर रहे हो, उसको फीडबैक दे रहे हो। जब आप 4 बच्चों के साथ में, जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चों से प्रश्न पूछा गया और उसमें से 2 बच्चों ने नहीं बताया, तो 2 बच्चों को क्या किया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि देखो आपके सहपाठियों ने इसका आंसर सही दे दिया है और दूसरे ने यहाँ पे आंसर नहीं सही दिया है। तो वहाँ बच्चा क्या करता है, देख के सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को लगातार चीजों को सीखते जाना है और सीखने के बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा प्रश्न हमारे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करते जाएं, लाइक वीडियो को आप लोग लाइक भी साथ में करते चलिए जा। और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्या बोलना है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखो जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाएं तो आप प्रश्नों को सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा क्या होता है, बच्चे इसलिए सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा बहुत स्पीड्स में रहता है, वहां पे गलतियां बहुत ज्यादा करता है, तो आपको गलतियां कम से कम करनी है। ठीक, समझ में आ गया। प्रश्न को पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, ये आपसे बोल रहा है। तो ये प्रश्न आपको क्या चीजों को मतलब
जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में लिखो, आपके आसपास कौन-कौन लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, कौन से कल्चर्स वहाँ के लोग बनाते हैं, कितने लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं, इस अगर चीज़ें आपको दे दी जाएँ, तो उसका एक मतलब क्या हुआ वहाँ पे? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर हम इस प्रश्न के माध्यम से किस क्रम कौशल का आकलन किया जा रहा, मतलब कौन से कौशल का यहाँ पे आकलन करा? देखो अगर बच्चा खुद से कर रहा है, तो कहीं चर्चा की बात हो रही है? आप बताइए, चर्चा कब होगी? जब टीचर होगा और बच्चा वहाँ पे होगा, तो क्या होगा? चर्चा और परिचर्चा होती है उनके बीच में। लेकिन बच्चा खुद से जा रहा है, घर के मतलब घर के आसपास का क्षेत्र को देख रहा है, तो वहाँ पे आप सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाएं, चर्चा और परिचर्चा नहीं होगी। तो ये ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। अगला कह रहा है परिकल्पना और प्रयोग करना। क्या आप किसी चीज को प्रयोग कर रहे हो? तो प्रयोग भी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। न्याय के लिए सरोकार, तो न्याय की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही। एक ही ऑप्शन आपका बचता है डी, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। भाई आप क्या कर, अवलोकन का मतलब उन चीजों को देखना, उन चीजों को समझना। भाई आप उन चीजों को समझोगे ना, अब इवोल्यूशन उनका करोगे कि यहाँ पे कितने तरह के लोग, इस तरह के लोग यहाँ पे हमारे आसपास के क्षेत्र में लोग रहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग हमेशा प्रश्न को इसी तरीके सॉल्व करिए, जो मैं आपको तरीका यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते रहे, तो आपको आपको देख लेना, जो मैं टारगेट यहाँ पे बना के चल रहा हूँ कि कम से कम 150 में 120 नंबर जो आपको बना के चल रहा हूँ, यही नंबर आप लोगों के यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन आप लोग बस बहुत ध्यान से, धैर्य के साथ साथ आप लोगों को करना है, ठीक है? और कई सारे साथी क्या, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, तो उनको टेंशन होने लग रही है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अगर चीजें आपने सीखी हैं, तो आपका पेपर भी अच्छा होगा, ठीक है? अंतिम समय है, ये सभी के साथ में एग्जाम टाइम पे होता है कि कई सारे लोगों को समस्या होती है, ठीक है? एक मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि अंतिम समय आपको कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो साथ में हमें कमेंट करें। ऑफलाइन क्लास, जब ये क्लास आपकी ओवर हो जाए, तो हमें कमेंट करिएगा कि सर आप इस तरह का वीडियो बनाइए, जिसमें मैं ये अंतिम समय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन चीज़ छोड़नी है, ठीक है? वो अंतिम मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि अंतिम जो 5 दिन बचेंगे, तब आपको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है? तो 20 या 25 के बीच में आप लोगों को वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? प्रश्न आपसे बोला है, प्रश्न जरा समझेंगे सभी साथी, क्या बोल रहा है यहाँ पे? पर्यावरण अध्ययन की अंता विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। मतलब सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो पर्यावरण है, उसका अंता विषय मतलब इंटरनल जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में मुद्दों को संबोधित करती है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही, और पर्यावरण में आप सीधा सा कॉन्सेप्ट बताओ कि पर्यावरण में केवल 3 चीजें मिली हुई होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी विज्ञान हो गई, दूसरी सामाजिक विज्ञान हो गई, और तीसरा होगा पर्यावरण शिक्षा। ये 3 चीजें मिलकर क्या होती? पर्यावरण अध्ययन में चीजें क्या होती? शामिल होती हैं। पहला कैंसर हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, और पर्यावरण शिक्षा हो जाएगी। तो ये 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यही क्या कहलाता है? प्रकृति पर्यावरण कहलाता है। यहाँ पे समझ में आ गया? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में। यहाँ पे केवल विज्ञान और समझ विषय वस्तु का है, तो केवल विज्ञान और वनस्पति नहीं होता, यहाँ पे पर्यावरण भी आएगा, पर्यावरण शिक्षा जो होती है, ठीक है? यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ विज्ञान नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ विज्ञान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ पे ये तीनों चीजें मिक्स होंगी, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, और पर्यावरण शिक्षा होगी, तभी आपका क्या है यहाँ पे, तभी आपका बनेगा क्या? पर्यावरण अध्ययन बनेगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर साथ में करते चलें, जिससे कि क्या हो सकेगा कि यहाँ पे तैयारी आप लोगों की अच्छी हो सके। अगर सेशन समझ में आ रहा है, तो शेयर जरूर करें यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या बोला है? कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, मतलब कक्षा 5 का एक शिक्षक है, वो क्या कर रहा है? आपको एक प्रश्न दे रहा है। क्या क्या दे रखा है? पेड़ों के 5 लाभ बताइए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है? पेड़ों के 5 लाभ बताइए। यहाँ पे क्या बोला? पेड़ों के 5 लाभ बताइए, ठीक है। अगला, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? ये 2 प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, तो पहला प्रश्न आपने देखा होगा कैसा यहाँ पे प्रश्न है, पेड़ों के 5 लाभ बताइए। तो पेड़ों के हो सकता है 20 लाभ हो, 10 लाभ हो, 15 लाभ हो, लेकिन वहां पे आपने केवल कितने प्रश्न पूछे? 5 लाभों के क्या यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। तो कहने का सीधा तात्पर्य क्या है? ये कैसा हो गया? वंद अंत वाला प्रश्न हो गया। कैसा हो गया? वंद अंत वाला। कहने का मतलब क्या है? वंद अंत वाला मतलब होता है जो चीजें जहां पे फिक्स होती हैं। अगर वो आपसे ये पूछता कि पेड़ों के लाभ लिखिए,
तो ये कैसा हो जाता है, मुक्त वाला हो जाता है। लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी उसने। कंडीशन क्या लगा दी, केवल आपको यहाँ पे 5 प्रश्नों 5 पेड़ों के लाभ लिखना, मतलब कंडीशन लगा दी। तो प्रश्न कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बंद वाला हो गया। अब जब बंद वाला होगा तो बंद वाले को क्या बोला जाता है, अपसारी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, बंद वाले में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ही यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है आपका, बंद अंत वाला प्रश्न और मुक्त अंत वाला अभिसारी। कहने का सीधा तात्पर्य क्या है। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो धरती पर पेड़ ना हो मतलब ये मुक्त हो गया भाई। जैसे मान लो मैं अगर आपसे टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट लेने पे क्या करूँ, वहां पे एक टॉपिक आपका दे दूं कि अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो जितने सारे बच्चे होंगे वो अलग अलग प्रकार से क्या प्रश्नों को वहां पे प्रश्न का उत्तर देंगे। कोई तरीका बताएगा, कोई ग्लोबल वार्मिंग बताएगा कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पे बताएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, मुक्त वाला यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। समझ में आएगा सभी साथियों को। तो ये प्रश्न आप लोगों को इसी तरीके से क्या होता है, सॉल्व करना होता है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका प्रश्न ये आता है तो आप लोग क्या कर पाओगे, वहां पे सॉल्व कर पाओगे। क्या बोला जरा समझेंगे। जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांध दिया जाता है, निश्चित बांध नहीं लिखा जाता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न कहलाता है। मैंने क्या बताया कि जब वो निश्चित होगा तब वो कैसा होगा, बद्ध होगा। जब वहां पे निश्चित नहीं होगा तो मुक्त होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, समझ में आया। तो यही प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो आकलन से कई सारे प्रश्न आते हैं, तो जिनके पास में बुक्स हो वो आकलन के चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएं। एग्जाम में आपको 4 या 5 प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में सीटेट के मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ पे जरा प्रश्न पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। हाँ तो बिल्कुल सही बात है भाई। कौन से कक्षा की यहाँ पे बात हो रही, कक्षा 1 की बात हो रही। तो कक्षा 1 में क्या होगा, कक्षा 1 में रिटन एग्जाम आपके ना के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, सब मौखिक एग्जाम होते हैं। तो पहला तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, ड्राइंग क्योंकि बच्चों के इसमें आनंद आता है। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा, केजी एलकेजी के जो बच्चे होते हैं, जो कक्षा 1 के बच्चे, तो वो हमेशा कैसे करते हैं भाई, चीजों को अगर वो कर रहे हैं तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं तो क्योंकि उनको ड्राइंग बनाने में क्या आनंद आता है। जब ड्राइंग वो बनाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, शिक्षकों को अवलोकन व रिकॉर्डिंग करने में क्या रहती है, बहुत फायदा रहता है। अगला, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो 4 नंबर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और 3 नंबर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, कौन सा, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोगों को अगर प्रश्न आप लोगों ने ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों को खुद से लग रहा होगा प्रश्न कितने आसान आते हैं। बस आप लोग करते क्या हो, उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। आपको लगता है कि प्रश्न इतना आसान है और आसानी के चक्कर में आप लोग क्या करते हो, उस प्रश्न को छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न जो 66 की हम बात करने जा रहे हैं, तो प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर देखना कितना छोटा आंसर आएगा। क्या बोल रहा, ध्यान से सभी साथी पढ़ेंगे। क्या बोल रहा, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है, ठीक है, अगला पढ़ेंगे, और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो समझो भाई, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया कि जैसे आपने अगर ये दिमाग लगाया कि जो जहाज है वो उड़ कैसे रहा है, मतलब कहने का मतलब आपने लॉजिक लगाया। लॉजिक जहाज कहीं भी आएगा वहां पे हमेशा आप क्या करते हो, अपने आप को एवोल्यूशन कर रहे हो, अपने आप को अवलोकन कर रहे होते हो। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। परिकल्पना नहीं होता है। परिकल्पना वो चीज होती है जिसमें हम कल्पनाएं बना लेते हैं कि जैसे मान लो, जैसे आपने दिमाग लगाया होगा कि जब बीएड या डीएलएड आप करने का विचार बनाया होगा तो आपने एक दिमाग ये लगाया होगा कि मैं सीटेट या सीटेट पास कर जाता हूँ या कर जाती हूँ तो हम सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। ये आपने क्या बना ली, एक परिकल्पना बना ली है। ठीक, मतलब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया था। समझ में आ गया। वर्गीकरण, क्या हम उसका
अलग अलग उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मापन भी नहीं होगा। भाई मेजर का मतलब हम उसको मेजर नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ जाएगा अवलोकन, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखो कितने आसान प्रश्न आते हैं। बस आप लोगों को इसी तरीके से क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना और केवल क्या करना है, वीडियो पे अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित में से वांछनीय अभ्यास कौन सा है? आप देखो, जब भी आपको इस तरीके प्रश्न आए, कहने का मतलब है इसमें एक गलत होगा, बाकी सब कैसे होंगे, सही होंगे। ठीक है, के सिवाय कह रहा है, यहाँ पे सिवाय के, तो सिवाय के का मतलब ये गलत होगा, बाकी तीन सही होंगे, तो गलत वाला आपको क्या करना है, ढूंढना है। आलोचनात्मक चिंतन की ओर समस्या समाधान की क्षमता को संवर्धन करते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ये तो करते हैं। और हमसे पूछ रहा कि कौन नहीं करते हैं, तो या भाई आप किसी भी समस्या को समाधान चाहते हो तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन तो करोगे। भाई आपने ये दिमाग लगाया कि मुझे सीटेट पास करना है, तो आप उसके बारे में सोचोगे ना कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे हम सीटेट को पास कर पाए। ठीक है, अगला, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे का पोषण नहीं होगा तो पोषण ना होने से क्या होगा, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों भाई, आप वो सीधे सीधे बोल रहा है कि रियल चीजों से अवलोकन आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को करना है। जैसे हम लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं, किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा होने का मतलब क्या है कि किताब का नॉलेज तो आपने ले लिया है, लेकिन आपने रियल जिंदगी में कोई भी चीज सीखी नहीं हुई है। समझ में आ गया? तो यही आपसे क्या करा, पूछना चाह रहा है। समझ में आ गया? पूरी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये गलत होगा, और गलत वाला ही हमसे क्या आंसर पूछा गया है, तो 67 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को? इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे 68 क्या बोल रहा है, महेश का 4 के शिक्षक हैं। महेश जो है कक्षा 4 का शिक्षक है। ठीक है, वृक्ष संरक्षण मतलब वृक्षों का कैसे बचाव किया जाए की अवधारणा में शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि उद्देश्य के सर्वाधिक उपयुक्त होगी, मतलब वो वृक्षों को क्या बचाना चाह रहे हैं, तो वृक्षों के बचाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि सबसे उपयुक्त होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। समझो, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन बनाने के लिए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा से शिक्षार्थियों को समूह बनाना। देखो, सबसे अच्छा क्या होगा, जब बच्चा खुद से करेगा। जब एक पौधे को अपनाने को, उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, कहने का मतलब क्या होगा, जब आपको एक पौधा दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा आप अपने घर पे इसको लगाइए, और लगाने के बाद में इसको क्या करिए, इसकी देखरेख रखिए, और इसको ये बताइए कब कितना बड़ा ये हो रहा, तो उससे क्या होगा, बच्चा हमेशा सीखेगा। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चा वहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो सभी से पड़ेगा, जितने हैं चारों से फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त कौन, सर्वाधिक कौन सा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जब आप सीटेट देने जाए तो ये आप ऐसा क्या करें, ऐसी चीजों को आप अंडरलाइन जरूर कर लें। ठीक है, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, तो अगर 68 की हम लोग बात करें, किसका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में आप लोग कमेंट भी करते चलिए कि आंसर आपका कौन सा होगा। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ भी जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है, तो सभी साथी क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आप लोग शेयर कर दें। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पर शेयर करेंगे। अगर एक एक साथी 5-5 लोगों को लेके आएगा क्लास में, तो सोचो कितने सारी साथी यहाँ पे लाइव क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हो, आप लोग चीजों को सोचते ही नहीं बिल्कुल हो। ठीक है, एक कहावत आपने सुनी हो, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का अच्छा चाहते तभी आपके बारे में लोग भला चाहेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखने के विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है, समझो जरा, सबसे समझते हैं।
यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप साथ साथ में सीखेंगे तो जो भी जैसे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 से 3 बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो साथ साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चा दूसरा भी देखकर पढ़ेगा। यहाँ पे यही मैं आपसे क्या कहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग और साथियों को यहाँ पे लाइए और साथी को जोड़े। जब कई सारे साथी लाइव क्लास को देख रहे होंगे तो उनमें हो सकता है कई सारे बच्चे गलत करें, कई सारे बच्चे सही कमेंट करें, तो उससे क्या होता है, बच्चा सीखेगा, अरे हम क्यों गलत कर रहे हैं, दूसरा आंसर सही दे रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या, अगला उसी का टॉपिक क्या है, यह सामाजिक अधिगम से बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चा साथ साथ सीखेगा तो वहां पे सामाजिक अधिगम भी होगा। अगला क्या बोल रहा है, जब बच्चों को सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या है आपका अगला ही क्या, और अगला क्या दे रखा है, ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो देखो अनुशासन की अगर हम बात करें, अनुशासन आपका इतना नहीं हो पाएगा भाई। बच्चे क्या है, समूह में बैठ रहे हैं, तो कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा उसमें बात भी कर रहा होता है, तो क्या अनुशासन तो आप नहीं बढ़ा, अनुशासन को बढ़ावा आप नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो अगर आपसे देखा जाए यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है जरा आप समझते हैं सभी साथी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है, प्रयोग करना मतलब प्रैक्टिकल करना आकलन का एक संकेतक है। मैंने क्या बताया, जिस भी साथी के पास में आकलन, अगर आपके पास में आकलन मतलब आपके पास में बुक है तो आप लोग आकलन चैप्टर को जरूर पढ़ लें। ठीक है। क्या बोला सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे प्रयोग करना आकलन एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। सबसे सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा, यहाँ पे मतलब सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। देखो अगर यहाँ पे बताएं हम तो चित्र पठन से क्या होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। मतलब प्रयोग करने की बात हो रहा, तो ना तो इससे हो पाएगा, ना तो प्रदर्शन से होगा, ना तो सृजनात्मक लेखन से होगा, एक ही से होगा, हस्तपरक गतिविधि से। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, हस्तपरक गतिविधि से होगा, यानी हैंड्स टू एक्टिविटी। मतलब बच्चा जब खुद करके सीखेगा तब वो ज्यादा सीख पाएगा। ठीक है। समझ में आ गया ये प्रश्न आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर कर दें। देखते हैं 71 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो आप आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे इसका सही होने वाला है। ठीक है। देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले सजीव, सजीव का मतलब क्या, जो लिविंग्स होती हैं, जिनमें जान होती है। सजीव का मतलब क्या, जिनमें लिविंग्स होती है, जाने होती है। निर्जीव, निर्जीव का मतलब क्या हो जाएगा, जिनमें नॉन लिविंग होती है, जिनमें जान नहीं होती है। अगला जल चक्र, मतलब जल जो वाटर है उसका साइकिलिंग क्या है। पौधे मतलब प्लांट की। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, मतलब ये किसमें किसमें आपका मिल पाएगा। देखो अगर हम बात करें परिवार दो समुदाय में, तो परिवार भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जीव, यहाँ पे जीव भी, सजीव भी मिलेंगे, निर्जीव भी मिलेंगे। यहाँ पे पाठ पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, ये भी हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव की बात कर रहा तो निर्जीव आपकी पाठ पुस्तकें होती हैं। शिक्षक की बात हो रहा तो शिक्षक भी आपका, शिक्षक जो होगा, तो अगर हम इसकी बात करें, शिक्षक आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे। शिक्षक वाला ऑप्शन कैसा, नहीं, हाँ शिक्षक वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। ठीक है। कहानियां और कविता ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब शिक्षक से यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिक्षक आपको कोई चीज क्लियर नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। 71 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं 72 की तरफ। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कांच के जार, जार का मतलब समझते हो, जार का मतलब होता है बोतल होता है। ठीक है। कांच के जार मतलब जैसे जैसे बोलते हैं कंटर, कंटर समझते हो आप लोग, हाँ कंटर जिसे बोलते हैं, जिसमें आप लोग अचार वगैरह घर में देखा होगा, अचार मतलब कांच का बना होता है वो डब्बे जैसा, तो उसको बोलते हैं मैं। ठीक है। बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ये ऐसा क्यों होता है समझो। आप अगर इसका बिल्कुल भी आप आंसर, आपको अगर ये सोचो आपका, अगर आपने इसका आंसर नहीं दे पाए तो सोचो आपकी ईवीएस बहुत कमजोर है। तो सबसे पहले नंबर पे साथी क्या करेंगे, सभी लोग इसका पहले आंसर करेंगे, मैं आंसर देखें कि कौन इसका आंसर सही दे रहा है। ठीक है। तो 72 का अगर हम बात करेंगे, सब लोग आंसर करते जाएंगे। देखो जब भी आप सूर्य की धूप की बात करेंगे और वहां पे अगर हम किसी चीज को सुखाया जा रहा है तो हमेशा याद रखिए वो नमी को पूर्णतः हटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, नमी को पूर्णतः हटाने की बात करते हैं। अचार को स्वादिष्ट बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत। उनमें धूल हटाने के लिए, तो धूल से भैया कैसे हट जाएगा।
ठीक है ना, गलत होगा। उनके तापमान वृद्धि तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 72 का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या बोल रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं सभी साथी। तो जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, ठीक है, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। ठीक, कुएं में पानी सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपसे ये कह रहा है कि उसमें कारण क्या हो सकते हैं। तो ये तो आप बहुत बेसिक व्यवहारिक ज्ञान है, तो ये तो आंसर इसका आप लोग कर सकते हो। क्या बोल रहा है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। हाँ, तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो भी स्थान जब होगा, जब आसपास का एरिया होगा, वो सीमेंट से आप उसका एरिया को बना दोगे। जैसे देखा होगा गांव की अगर हम बात करें तो गांव में आज भी कुएं कहीं कहीं यूज होते हैं, लेकिन सिटी में सब बंद हो गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हों। हाँ, तो ये भी हो सकता है, प्रत्येक घर में नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ये ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है, ये मतलब गलत हो जाएगा आपका, इसका कोई मतलब नहीं है। दो ऑप्शन इसका बिल्कुल, मतलब पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा, पहला दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आजकल अगर घरों में नल हो गए हैं तो उसका प्रयोग नहीं करता। अगर घर में नल होगा, सिंचाई किससे करोगे, ठीक है ना, या पानी का प्रयोग कैसे करोगे। तो इसका 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग वो समझते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्या, अगर बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि उनका कारण क्या हो। अब ये जानना आपको है। देखो, बगुला जो होता है, भैंस पर बैठने का मतलब समझो। बगुला अगर हम यहाँ पे बात करें तो जरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, बगुला और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। देखो, सहजीवी का मतलब क्या होता है, जरा पहले नंबर पर ये, सहजीवी का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब देखो कैसे, बगुला जो होता है वो भैंस पर जब बैठता है तो जो भी उनके जुएं होते हैं, जो भी उसकी गंदगी होती है, वो उसको क्या करता है, खा लेता है। समझ में आ गया। तो वो उसको बोलते हैं सहजीवी, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले, जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। समझ में आ गया। बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, तो मनोरंजन क्या, वहां पे डांस थोड़ा ना होता जो मनोरंजन करेगा। ठीक है भाई, डांस तो करने, डीजे तो लगाया नहीं कि डांस कर रहा वहां पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे तक आने जाने में मदद करती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई वो मशीन नहीं है, वो ट्रेन नहीं है जो बैठा के तुम्हें घुमा रही है, उसका कारण ये नहीं है। ठीक है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन इसका सही है, बगुला भैंसता में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 74 की तरफ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, 75 की तरफ। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है। ये करा कि पौधे में कौन सा ऐसा काम नहीं होता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से चीजों को समझते हैं। भोजन भंडारण संचित करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो करता है। और हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं करता है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, अभी हम बताएंगे। पौधे को सहारा देना, ठीक है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए और डी तो बिल्कुल हो जाएगा। अब पौधों को सहारा देने का मतलब क्या है भाई, बिल्कुल अगर हम देखा जाए तो पौधों को सहारा देने का काम भी तो करता है। अब यहाँ पे बात हो रही ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे पौधों को सहारा देने का काम तो वही करता है भाई, जड़ें नहीं होंगी तो पेड़ कैसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये कोई मतलब इसका नहीं होता है। ठीक है, तो 75 का बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ह्यूमस होता है मिट्टी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ना कि जड़ों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये प्रश्न जो है आपने देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, थोड़ा इसको सभी साथी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न है जरा समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर दिखने लगे यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रश्न आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, 76 की बात करते हैं। कर्णम मलेश्वरी की यहाँ पे बात हो रही है, जो आप लोगों को इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दे कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यात पर भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की वो नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड किए, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा।
अगला, जब तक वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके देखा जाए पहला और फोर्थ की बात करें तो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा, ये डी वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स है कर्णमल्लेश्वरी के बारे में, ये आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और नहीं तो मैं आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक, समझ में आ गया? अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है तो ठीक है, आप इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्णमल्लेश्वरी जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भारोत्तोलक होती है, मतलब वेट लिफ्टर को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपसे प्रश्न घुमा के पूछ ले। अब इस बार पूछ ले इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जून को हुआ था 1975 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कर्णमल्लेश्वरी का जन्म कब हुआ था, 1975 में हुआ था। अगर पूछे कौन से राज्य में हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और आपसे क्या पूछे, आपसे प्रश्न में क्या दिया था, आपसे कर्नाटक दिया था, तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, मल्लेश्वरी बस 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी में जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 240 ग्राम का भार उठाकर 240 ग्राम का भार इन्होंने उठाया था। रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला यहाँ पे बन गई थी। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 240 ग्राम की भार उठाने वाली रिकॉर्ड बनाने प्रथम महिला कौन सी थी, नाम हो जाएगा कर्णमल्लेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था तथा 7 बार नेशनल चैंपियन बन रही हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कर्णमल्लेश्वरी अभी तक कितनी बार नेशनल चैंपियनशिप रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 बार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपने जिन साथियों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, सीढ़ीदार कुएं, सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं वो अथवा बावली यानी कि बावड़ी संबंधित है निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो जब इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से आ जाए तो पहले नंबर पे आप सीढ़ीदार कुएं की बात हो रही, तो सीढ़ीदार कुएं को दूसरे नाम से क्या जानता है, बावली दूसरे नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है प्रश्न इस बार पूछ ले कि सीढ़ीदार कुएं को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, बावली यहाँ पे नाम हो जाएगा। जितनी भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ इसको आप लोग क्या करें, कॉपी में साथ में नोट डाउन जरूर करते चलें। ठीक है, क्या बोल रहा है, वे जल भंडारण और संचरण का पारंपरिक व्यवस्था होती। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, जल भंडारण जो भी जल पानी भरा जाता है उनमें क्या करता है, ये संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। अगला, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सामुदायिक सभी के लोग उपयोग करें। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं उनका मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्षा रहित होती, जाके आप उसमें सीढ़ी के किनारे किनारे जो कुआं बना होता है उसके किनारे किनारे जाके पानी क्या करें, निकाल सकें। ठीक है, उसमें केवल संदूषित जल होता है, तो ये गलत बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, सीढ़ीदार कुएं का मतलब समझ गए होगे, मतलब जो कुआं होता है उसके किनारे से क्या होता है, सीढ़ी बना दी जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे मुख्यतः जल बहुत कम होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो आप लोगों को पूरी चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आप देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 78 की तरफ। 78 प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। ठीक है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य से संबंधित है। देखो यहाँ पे वर्ली की बात हो रही, तो वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है। और पारंपरिक कला की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य से क्या संबंधित है, किससे संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। क्या, वर्ली जो एक पारंपरिक कला है। ठीक है, अब इसके कुछ थोड़े से पॉइंट हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे, साथ में समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को पॉइंट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वर्ली की बात हो रही, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन इस बार यहाँ से बना दे। ठीक, तो समझते हैं जरा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे वर्ली की बात हो रही। वर्ली जो है ये चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। ये वर्ली नामक आदिवासी समुदाय कला की है। अब देखो हो सकता है इस बार प्रश्न आपसे पूछ ले कि वर्ली जो चित्रकारिता है ये कौन से समुदाय से संबंधित है। इस बार तो उसने ये पूछा है कि वर्ली समुदाय कौन से राज्य से, तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले वर्ली समुदाय किससे संबंधित है, तो ये आदिवासी जो लोग होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, और ये जनजाति क्या है, महाराष्ट्र में रहते हैं। मतलब अगर पूछा जाए ये जनजाति कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। वर्ली क्या है, वर्ली महाराष्ट्र के नाम से आप जानते हैं, उसको नाम जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत कहाँ पे है, पश्चिमी भारत की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो पश्चिमी भारत में क्या करती है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो इस तरीके से आपने देखा कितने प्रश्न यहाँ से निकल के आ गए।
जब इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सीटेट इस बार पक्का निकल जाएगा। ठीक है, तो जितने साथी इसका आंसर दे रहे थे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न की हम बात करते हैं 79 की। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझाई जा सके। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब जो बहुत पास में होते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही, तो आपसे पूछ रहा कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब ये प्रश्न आएगा तो अगर आप लोगों के पास में मैप है तो मैप से आप क्या करेंगे, इन जितने भी स्टेट हैं उनके पास में जो भी राज्य आपके लग रहे हैं उनको आप लोग क्या करोगे, पढ़ लोगे। क्योंकि हो सकता है इस बार प्रश्न बन जाए कि इसके जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव हो सकता है, बिहार राज्य से सटे हुए आपसे पूछ ले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, हाँ देखते हैं। तो देखो तमिलनाडु से केरल तो लगा हुआ है, क्या केरल लगा हुआ है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पूछे जाए के और के यानी कि ए, तो ये इतना आपको याद रखना है, कक्का से आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, के से कर्नाटक हो जाएगा, के से केरल हो जाएगा, आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और किसका ये, तमिलनाडु का। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। इसका भी चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे 79 आपका खत्म हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं सभी साथी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कौन सी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। 80 प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझेंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। देखो आप सीधे से समझो, अगर यहाँ पे बात किसकी हो रही, समझो यहाँ पे पत्तों के हिलने की ध्वनि की बात हो रही है और यहाँ पे किसी किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका कौन सा, गिद्ध की यहाँ पे बात कर रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गिद्ध की। तो कई सारे साथी क्या करेंगे, इसको कुत्ता लगा के आएंगे, कुत्ता नहीं होगा। ठीक है, हाँ कुत्ता जो होता है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कुत्ता जो होता है उसकी नींद ऐसी होती है कुछ जाग तुरंत जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान से करिएगा ऐसे प्रश्न को, क्योंकि आपको कुत्ता भी नजर आ रहा तो कुत्ता भी, रेशम का कीड़ा से कोई मतलब नहीं, वाघ से कोई मतलब नहीं है। वायु से पत्ते हिलाने की ध्वनि और घास की तो एक ही होता है, गिद्ध। उसको क्या बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं। ये भी चीज आप लोगों को, और गिद्ध को इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को। तो ये प्रश्न आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को प्यार को बनाए रखना कि चीजें आप लोग सीख सकें। ये क्लास आप लोगों को बहुत मेहनत से तैयार की जाती है। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद, कहाँ से, अहमदाबाद से केरल की यात्रा पर करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो सुरंग कहाँ से कहाँ पड़ती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, वो क्या पड़ता है, पश्चिमी घाट पड़ता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद से बात किसकी हो रही, केरल की, और केरल कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पश्चिमी घाट हो जाएगा। मतलब जब आप अहमदाबाद से केरल की तरफ जाओगे तो बीच में जो सुरंगें पड़ेंगी, सुरंग का मतलब आप लोग जानते होंगे, तो वो कौन से हो जाएगा, पश्चिमी घाट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न इस बार इससे पूछ ले। ठीक है, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, इसका आंसर तो आप लोगों को पता सी है। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग समझ लो यहाँ पे, यहीं पे। मेरा मतलब है कि हो सकता है प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आपको फिर वहां पे क्या, मेरा मतलब है कि आप चीजों को सीख पाओ, कैसे भी सीखो। ठीक, क्या बोल रहा है, विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। और इसी में क्या है भाई, अगर यहाँ पहले हम जानेंगे चीजों को कहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे बात करें विंध्याचल जो पर्वत है, मतलब ये वाला, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश मतलब एमपी में। तो ये भी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये कहाँ पे है, ये एमपी में है विंध्याचल पर्वत। ठीक है,
अगला, एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये दोनों जगह स्थित है। अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कहाँ पे हैं? राजस्थान में। हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, तथा पूर्वी घाट जो है, मतलब पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तमिलनाडु का समुद्री तट है, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर क्या है? महाराष्ट्र राज्य स्थित है। ठीक, इसीलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने के लिए पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। समझ में आ गया? तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये डाटा बना रहे तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतिम पड़ाव हम लोगों की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो जब तक जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग नए साथियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी साथी उत्तर और दिया करें, क्योंकि देखते तो कई सारे लोग हैं लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, पृथ्वी गोल है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मतलब आपसे ये पूछा है, मतलब ये चीजें हैं कि जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि उनकी चीजें पैरेलल में। तो वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके पैरेलल में है। तो यहाँ पे एक ही आप लोगों को याद रखना, क्या? यूएसए यानी कि अलास्का की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, अगर आपने पूरी डिटेल से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो सीटेट के होते हैं हमेशा कैसे होते हैं? रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 82 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जरा हम लोग बात करने वाले कौन से प्रश्न की यहाँ पे? अब हम लोग बात करेंगे 83 की, यहाँ पे बात करने वाले हैं। 83 प्रश्न क्या बोला, जरा समझते हैं इसको सभी साथी। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी। ऐसा इसलिए क्यों होता है? देखो आप समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये प्रश्न बोला जा रहा है कि जब भी आपको, जैसे मान लो इस समय ठंडी के टाइम पे क्या होता है, डेंगू कुछ ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। तो जैसे क्या पानी जहाँ पे भरा हुआ है वहां पे देखा होगा लोग छिड़काव कर देते हैं। तो छिड़काव करने से क्या होता है कि जो भी उनके अंडे होते हैं, अंडे जो होते हैं वो क्या होता है, उनका प्रजनन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया तो ये गलत हो जाएगा। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक ही आंसर इसका सही हो जाएगा, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे क्या होता है, मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। प्रजनन का मतलब उनकी पैदावार जो होती है। ठीक है, जो अंडे और जो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो 83 का ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 की बात कर लेते हैं। 84 आपसे यहाँ पे क्या प्रश्न बोल रहा है? ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 84 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट है मधुमक्खी की कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? यहाँ पे देखो, एक साथ नहीं रहता इसकी बात कर रहा है, मतलब मधुमक्खियों की कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। देखो, ततैया या जिसे हम बर्रैया बोलते हैं, ये तो रहती है हमेशा, देखा होगा आपने, एक छत्ता लगा होता है और एक ग्रुप में रहता है। ठीक है, दीमक दीमक भी आपका एक मिट्टी होता है, जैसे देखा होगा कोई लकड़ी होती है, लकड़ी में दीमक मिट्टी, क्या देखा होगा आपने कि मिट्टी वहां पे आ जाती है तो वो दीमक लगा होता है। ठीक है, आपकी बुक्स में लग जाता है, तो एक साथ रहता है। तो ये भी रहता है। चींटी होती है, ये भी एक साथ चलती है। लेकिन मकड़ी जो होती है वो अकेली रहती है, उसका ग्रुपिंग नहीं होती कि ग्रुप में चलती है। ठीक है, तो आसान प्रश्न था ये। तो अगर टफ आते हैं तो आसान भी है। तो 84 का डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग 85 की तरफ बढ़ रहे हैं। 85 का यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हाँ, देखते हैं जरा 85 का प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रीय मकानों में ढांचे वहां के जलवायु की मौसम संबंधित एक गांव के मकानों को लक्षण बताएंगे। यहाँ पे लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना है? यहाँ पे क्या बोला है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई बने होते हैं। मकानों की छतें पर ढालू होती हैं। तो यदि इस गांव में वर्षा होती है तो इस गांव के राज्य में किस, तो असम हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले असम में ही कामाख्या मंदिर है, ये आप लोगों को याद रखना, असम में क्या है? कामाख्या मंदिर है। तो ये भी हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे असम में क्या होते हैं, मजबूत बांस के खंभे के ये बने होते हैं, मकान लकड़ी के बने होते हैं, ये भी सही है, और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये बने होते हैं। और मकानों की छत कैसी ढाली होती है ताकि अगर वर्षा हो तो पानी उनका छतों पे ना रुके। तो एक ही जगह हो जाएगा क्या, असम। राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 86 की हम लोग बात कर लेते हैं। 86 प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, समझते हैं जरा। कड्डुक कहाँ के लोगों की भाषा होती है? कुडुक जो है ये भाषा आपसे पूछी जा रही है। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना कि झारखंड की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही, झारखंड की। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, झारखंड की बात होती है। तो झारखंड आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, ये क्या है, एक ओरो जनजाति लोग होते हैं, उसको ये भाषा लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग आज के अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। तो जितने भी साथी अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे 2016 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग, मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर सब सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल में, ये क्लास फिनिश होने के बाद में एक बार आप लोग जरूर उन क्लासों को देखें। इसी प्रकार से डिटेल्स मैंने सब में करवाई हुई है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या बोला जाए, राष्ट्रीय पटचर्या, राष्ट्रीय एनसीएफ की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है, एनसीएफ की बात यहाँ पे हो रही है। रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो यहाँ पे अगर थीम की बात करें, देखो जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो सौर मंडल की बात नहीं की गई है, ऊर्जा की बात नहीं की गई, मौसम की, एक की बात की गई, किसकी, भोजन की बात की गई है। राष्ट्रीय एनसीएफ मतलब एनसीएफ जो है, इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे 2005 के अकॉर्डिंग इसकी अगर हम थीम की बात करें तो थीम आप लोगों को याद रखना है, भोजन थीम को यहाँ पे बनाया गया, किसके, पर्यावरण के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। आसान प्रश्न है, उसको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो आपका क्या होगा, सेकंड लास्ट प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। समझते जरा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 88 क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु मतलब थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में कौन सा तर्क सबसे अधिक उपयुक्त होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें आपको कैसे एक एक प्रश्न आप लोग पढ़ते चलिए, जो गलत हो जाए उसको काटते चलिएगा, जो सही होगा अपने आप प्रश्न मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, यह पाठ्य योजनाओं को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की मदद करता है। तो देखो अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई मतलब इसका नहीं होता है, बच्चे चीजों को सीखेंगे, प्रभावी से मतलब नहीं होता। जो भी आपके टीचिंग स्किल्स होते हैं बच्चा उससे प्रभावी होता है, ना कि कोई चैप्टर से आपका कोई सब्जेक्ट से बच्चा प्रभावी बनेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, यह शिक्षण की अधिक रोचक और गतिविधि बनाने करता है। तो रोचक की बात हो, रोचक भी नहीं बनाता ये। ठीक है, रोचक तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ मूवी दिखाते हैं पर्यावरण में, ठीक है ना, तो मूवी दिखा रहे हैं, सीरियल दिखा रहे हैं तो रोचक बन जाएगा, या एंटरटेनमेंट करा रहे हैं वहाँ पे, गलत हो जाएगा ना ये। अगला देखते हैं, ये अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो देखो यहाँ पे बृहद की बात हो रही है, बड़े स्तर पे नहीं करता ये केवल अपने ही उसमें काम करता है, किसमें, मुद्दों की बात नहीं करता, ये अपने ही जो पर्यावरण है उसके बारे में लोगों को बताता है। तो सी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बृहद ना होता तो आंसर ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बड़े स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है, यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने, संपूर्णता को, ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ये क्या करता है, एक संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब पर्यावरण तो सभी में चीजों में, आप अगर खोजने की देखोगे तो सभी में यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, इसको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझेंगे सभी साथी। तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त की बात हो रही है। मतलब सबसे कम की बात कर रहा, मतलब है तो सभी, लेकिन सबसे कम कौन सा है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है, ज्यादा होता है ये। ठीक है, कहानियां अनेक विषयों क्षेत्रों से छूती हैं, बिल्कुल सही बात है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, हाँ तो ये भी सही बात है। जैसे बताया जाता है कि छोटा बच्चा होता है उसका से किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, तो ये कहानी का हिस्सा होता है।
ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं हो गया भाई, कहानी आप सिखा रहे हो तो जरूरी नहीं कि उनके संदर्भ को क्या कराएं, उपलब्ध कराएं। तो ये डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। लेकिन हमसे पूछा सबसे कम उपयुक्त, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में, इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जितने भी साथी लाइव क्लास में अभी जुड़े हैं वो लोग शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 90 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक विषय वस्तु में, मतलब आपसे पूछ रहा कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं दो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कराए बच्चों को प्रश्न करने और कौशल का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। देखो केवल वर्ड जहाँ पे आ जाए तो केवल को आप क्या करोगे, कट कर दोगे। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बच्चों को प्रश्न प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। जैसे मान लो बच्चा अगर पर्यावरण सीखेगा तो बच्चे को, जैसे हमने क्या एक पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या करो, एक पेड़ लगाने को दे दिया जाए, उसके बारे में आप खोजोगे, सोचोगे, और उसको कैसे उन चीज़ों को रखना है उसके बारे में भी आप सोचोगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे देख लिया होगा कि प्रश्न को आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, रटने को तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, परिभाषाओं को बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है केवल 3 वाला आंसर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, अगर आप लोगों को कुछ भी लगा है, कुछ भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को समझ में आई है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पास में आप शेयर करिएगा। डेली में डेली आप लोगों से बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि जानकारी नहीं स्पष्ट है तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कुछ तो करके जाइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। आप ऑफलाइन क्लास जब क्लास फिनिश हो जाए तब भी कमेंट करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आपकी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आप लोग देख लें। अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ना चाह रहे तो रीजनिंग की मैंने करवा रखी है, रीजनिंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और आप लोगों को स्वास्थ्य का तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, thanks for watching everyone. Thank you all of you.